इम्प्लीकेशन मैंने कल आपको स्टोरीज बता दी थी। 1992 नंबर 2 पेरिस डील 2015, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द एग्रीमेंट्स। एंड नंबर 3 COPs, और आखिरी जो COP हुई है वो COP नंबर 29 हुई है। COP तो मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये जब हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, और फिर इसमें उसका भी बहुत रोल था, दो इनकन्वीनियंट ट्रूथ का, जो कि इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में कि वर्ल्ड इज़ गेटिंग वार्मर। तो फिर पहली दफ़ा ये अर्थ समिट हुई थी 1992 में। इसकी सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, तो पहली कोई समिट थी जिसमें एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से एक ग्लोबल मीटिंग की गई थी। और फिर उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि इसको हम फॉसल फ्यूल को कंट्रोल करेंगे, रिन्यूएबल्स को फोकस करेंगे, हम फॉरेस्ट को सेव करेंगे, हम ये बाकी जो भी इसके पोल्यूटेंट्स हैं हम उनको अवॉइड करेंगे। तो उसके बाद ये एक अवेयरनेस थी। तो फिर आते हैं, ये सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेरिस डील। अच्छा, अर्थ समिट इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि इसमें यह फैसला किया गया था कि इसमें एक ट्रीटी साइन की गई थी, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बनाई गई थी और ये यूनाइटेड नेशन के बिहाफ पे ये बॉडी क्रिएट की गई थी, जिसका ये टास्क था कि वो हर साल एवरी ईयर वो ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस अरेंज कराएगी और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की एफर्ट्स की जाएंगी। इसलिए फिर ये UNFCCC के प्लेटफॉर्म से पहली जो कॉन्फ्रेंस थी वो 1995 में हुई। उसका नाम दिया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ फर्स्ट। और इसी तरह फिर अब चलते चलते इस वक्त जो हुई है 2024 में वो COP 29 हुई है, और इस वक्त साल की नवंबर में 2030 की जो है वो ज़ाहिर है COP 30 होगी। तो वो 30 जो है वो दैट इज़ बीइंग कंडक्टेड इन ब्राज़ील। अच्छा, पेरिस डील इसलिए हमें थोड़े से 4 पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि फिर हमने वही अप्लाई करना है। ये 2015 में थी, ये भी COP ही थी। जब वो 2015 में आई थी ना, तो पता नहीं COP 20 थी या 21 थी, ठीक है ना। तो हम पेरिस कॉन्फ्रेंस, इसमें एक तो ये फ़ैसला किया गया था कि भी हमने कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना है, क्या, ग्लोबल टेम्परेचर। तो ग्लोबल टेम्परेचर हमें कहाँ पे कंट्रोल करना है, तो इसलिए ये फ़ैसला किया गया था द ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट बी अलाउड टू गो बियॉन्ड 5%, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे कम रखना है हमने। कब तक? ये 21st सेंचुरी का एजेंडा है कि इस सेंचुरी में हमें ग्लोबल टेम्परेचर किससे नहीं बढ़ने देना, 1.5 से। ऑयल, गैस एंड कोयले से जान छुड़ाएं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो कम की जाएं, क्योंकि इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कंट्रोल की जाए और इनको रिप्लेस किया जाए विद दी रिन्यूएबल्स। फॉसिल फ्यूल कंट्रोल। नंबर 3 स्विचिंग ओवर टू रिन्यूएबल्स। नंबर 5 बाकियों को आप छोड़िए। और एक ये थी $100 बिलियन। फैसला ये किया गया था, आप देखिए कि 2 तरह की दुनिया है, एक डेवलप्ड वर्ल्ड है और एक डेवलपिंग वर्ल्ड है। डेवलप्ड वर्ल्ड कौन सी है? जिनके पास इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहाँ आया। इसका मतलब है कि जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहाँ पे आया, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल रही है। इज़ इट सो? अब दूसरी बात यह कि इसकी प्राइस कौन पे कर रहे हैं? जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्राइस वो पे कर रहे हैं? नो। प्राइस कौन पे कर रहे हैं? द डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे पाकिस्तान है।
हम कंट्रीब्यूशन, मैंने वो स्लाइड अगर आपको याद हो, मैं आज जो चीज़ बना दी मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। मैंने बताया था चाइना 28% कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, अमेरिका 17%, इंडिया 8% और रशिया 6%, 5% और पाकिस्तान ओनली 0.8। लेकिन वी आर अमंग द 10 लार्जेस्ट वल्नरेबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वी आर पेइंग वेरी हैवी प्राइस। अब ये जब भी ये COP होती थी तो दोनों ग्रुप्स में डिवीजन थी। जो डेवलपिंग कंट्रीज थी ये कहते थे कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, वी आर द विक्टिम्स, एंड दोज कंट्रीज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल कार्बन एमिशन, they should take the responsibility and they should compensate the developing world because they are suffering। और वो $100 बिलियन हर साल दें किनको? डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि उनसे वो अपने लॉसेस को भी पूरा कर सकें और उनसे वो मेजर्स भी ले सकें क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्टेप्स ले सकें। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि नेट ज़ीरो पे कब आना है। गो के एजेंडा 21st सेंचुरी तक का था, लेकिन नेट ज़ीरो एक टर्म यूज़ की गई थी, वो था 2050। 2050 में ये कहा गया था इसके लिए कि गो के हमने 21st सेंचुरी तक हमने ये कंट्रोल करना है, लेकिन हमें कार्बन एमिशन ज़ीरो करनी है। कब? 2050 में। ये है नेट ज़ीरो। तो ये एजेंडे पे काम करना। अब जो भी COP होती है उसमें इस हवाले से हम देखते हैं प्रोग्रेस कि जी कितनी हमने टेम्परेचर को मॉनिटर किया, कितने डॉलर्स दिए हर साल, कितने फॉसिल फ्यूल हमने कट किया, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमने कंट्रोल की, कितना रिन्यूएबल पे शिफ्ट हुए, और नेट ज़ीरो को अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फॉर्चुनेट न्यूज़ ये है कि ये जो $100 बिलियन थे ये अभी तक नहीं दिए जाते टिलिंग टैक्टिस। और अब जो लेटेस्ट COP हुई है वो आगे जब हम उस पर हम पहुँचेंगे तो हम देखेंगे कि अब ये 100 बिलियन से बढ़ के जो डैमेजेस हैं, नाउ यू नो हाउ मच द डेवलपिंग कंट्रीज आर डिमांडिंग। नाउ दे आर नॉट डिमांडिंग 100 बिलियन 200 बिलियन, now they are demanding 3 trillion every year। इसका मतलब है the money is also not being raised। वजह ने फॉसिल फ्यूल का क्या सूरत हाल है देखिए। हम हर CO पे मिलते हैं, हर COP पे टॉक्स होती हैं, डिबेट्स होती हैं, और हम अपनी पिछली प्रोग्रेस को एनालाइज करते हैं कि हम किस हद तक फॉसिल फ्यूल को कम किया है। ऑयल को हमने कम किया ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम किया, बट द प्रोग्रेस इज नॉट गुड। ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे हैव फेल्ड टू फुलफिल देयर प्रॉमिसेस। दे आर नॉट अबैंडनिंग द यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल। तेल का इस्तेमाल वो बंद नहीं कर रहे, इसलिए कि देखिए बड़े बड़े जो ममालिक हैं जिनकी इकोनॉमीज ही तेल से चलती हैं, सऊदी अरेबिया है, UAE है, वेनेजुएला है, इराक है, और ये अगर फॉसिल फ्यूल को कट करेंगे तो क्या करेंगे? दे हैव नॉट डाइवर्सिफाइड देयर इकोनॉमी, दे आर डिपेंडेंट ऑन इट। सऊदीया जैसे अभी कुछ कर रहा है, ओके 2030 का विजन को इसी वजह से डाइवर्सिफाई कर रहा है ना, कि हमें ऑयल पे डिपेंडेंसी छोड़नी है एक दिन। बट सो फार all the oil producing countries, they have not cooperated. That's unfortunate because it's such a profitable business. If you stop producing the oil, what will you do? Saudi largest oil producer है दुनिया का, और वो प्रोडक्शन कम नहीं कर रहा। अब एक तरफ प्रॉब्लम ये है प्रोडक्शन कम नहीं कर रहे, एक तो वो खुद भी नहीं चाहते कि प्रोडक्शन कम हो ताकि उनका रेवेन्यू कम ना हो। दूसरी बात ये है कि दूसरी तरफ से ग्लोबली प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन इज़ राइजिंग। इस सेंचुरी के शुरू में जो ग्लोबल पॉपुलेशन थी, मेरा ख्याल है वो मुझे इस वक्त याद नहीं है, 7 to 8 बिलियन थी। अब मेरा ख्याल है शायद 8.8 बिलियन हो गई है, और बाई 2050 ये 10 बिलियन हो जाएगी। तो मोर पॉपुलेशन, यू नीड मोर फॉसिल फ्यूल, कंजप्शन ज़्यादा होगी, गाड़ियाँ ज़्यादा चलेंगी, आप इंडस्ट्री ज़्यादा चलेंगी। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन इज़ राइजिंग, डिमांड इज़ राइजिंग, ठीक है ना, ऑयल डिमांड। सेकेंडली डिमांड इज़ राइजिंग बिकॉज ऑफ द
that the global economies are rising and they do not want to take any risk. They do not want to abandon the use of fossil fuel. हमने कहा सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड? चाइना. ओके, चाइना की इकोनॉमी इस वक्त दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है 19 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ, 19 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ. और अगले चंद सालों में चाइना इज़ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड अमेरिका वुड बी इकोनॉमी नंबर 2 एंड इंडिया वुड बी इकोनॉमी नंबर 3. तो इसका मतलब है जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो यू नीड ऑयल. तो इसलिए चाइना इज़ नॉट कोऑपरेटिंग. कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम इसलिए नहीं हो रही. अमेरिका इज़ नॉट कोऑपरेटिंग. अब अमेरिका की मैंने आपको बताया था 17% है सेकेंड लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन. और इस वक्त जो आपका प्रेसिडेंट है वो आपका फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप है. और उसने क्या किया था, वो इससे पहले भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था 2017 से 2021 तक, और ये अब दोबारा बना है 2025 2029 तक. ये कहता है, ये बिलीव ही नहीं करता कि ये ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है. ये उसकी अपनी मिथ है. इट्स ऑल फेक न्यूज़. नो ग्लोबल वार्मिंग इज़ टेकिंग प्लेस. इट्स द नेचुरल फिनोमेना. और वो इसलिए बिलीव नहीं करता कि वो बिजनेसमैन है. वो भी अपनी प्रोडक्शन, अपनी इंडस्ट्री, अपने बिजनेस इंटरेस्ट, अपनी प्रॉफिट के इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट सेक्टर आपको पता है सिर्फ प्रॉफिट देखता है. तो वो कहता था, उसने पेरिस डील से विड्रॉ कर लिया था. बहुत बड़ा झटका था दुनिया के लिए कि जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है अमेरिका, वो अमेरिका जो था, अमेरिका वो द चैम्पियन ऑफ द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग लीड ले रहा था कि ये फॉसल फ्यूल को इस्तेमाल को कम किया जाए. तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है नो इट्स हॉक्स, इट्स ये झूठी खबर है. तो उसने पेरिस डील से विड्रॉ कर लिया था. बहरहाल फिर बाइडन आया, उसने दोबारा इन हो गया. अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से आ गया, उसने फिर पेरिस डील से विड्रॉ कर लिया, नंबर 1. और नंबर 2 उसने क्या नारा दिया है? ड्रिल बेबी ड्रिल. और तेल निकालो, अमेरिका से भी निकालो, जहाँ जहाँ से निकलता है निकालो. और इसका मतलब है कि अब ऑयल प्रोडक्शन बढ़ने जा रही है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, वो भी बढ़ने जा रही है. फिर टेम्परेचर कंट्रोल होगा, वो भी कंट्रोल नहीं होगा. सो वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटर हैज विथड्रॉन फ्रॉम द पेरिस डील. तीसरा बड़ा मुल्क है इंडिया. इंडिया भी कह रहा है कि जी फिलहाल तो हमें छोड़ दो, हमारी तो अभी इंडस्ट्री, अभी तो हमारी इंडस्ट्री लगी ही नहीं है, अभी तो बढ़ रही है, हमने भी थर्ड लार्जेस्ट होना है, तो वी नीड ऑयल. और मज़े की बात यह है कि 2035 में चाइना की, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, जो चाइना की इस वक्त जो उसकी फॉसल फ्यूल डिमांड है वो डबल हो जाएगी. एक तो ये तमाम बड़ी बड़ी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड. नंबर 2 जो ग्रोइंग और बड़ी इकोनॉमीज हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड. एंड सो वी आर नॉट अचीविंग दी प्रोग्रेस, वी आर नॉट सिंसियर विद द कॉज. और आज जहाँ तक रिन्यूएबल्स का ताल्लुक है, रिन्यूएबल्स देखिए, रिन्यूएबल्स के लिए ऑब्वियसली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो दे कैन अफोर्ड, और रिन्यूएबल्स पे शिफ्ट होना शुरू हो गई है दुनिया. लेकिन अगेन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वी डोंट हैव द फंड, तो वी नीड सपोर्ट. जो वो सपोर्ट जो यहाँ से आनी थी, उनसे हमने डैमेजेस भी अपने कंट्रोल करने थे और रिन्यूएबल्स पे भी को भी शिफ्ट करना था. तो चूँकि वो फंड नहीं आ रहे और फंड बढ़ रहे हैं और रिन्यूएबल जो है वो उनकी स्लो प्रोग्रेस है, तो फिर इसलिए हमें, और फिर ये कवर भी नहीं कर रहे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकोनॉमीज बढ़ रही हैं, तो रिन्यूएबल्स दे आर स्लोली ग्रोइंग. फॉरेस्ट सेविंग अगेन वी हैव नॉट वर्कड ऑन इट. दुनिया का जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है वो पता कहाँ पे है? ब्राज़ील. ब्राज़ील बहुत बड़ा मुल्क है, चाइना से थोड़ा सा छोटा है, और उसमें उसका 40% एरिया ब्राज़ील का जो है ना वो सारा फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट. और वो 6 मुल्कों को अमेज़न फॉरेस्ट लगते हैं, और उनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है अमेज़न फॉरेस्ट को, क्योंकि वो इतने दरख्त हैं कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं. जिस बेदर्दी से उनको काटा जा रहा है वो जो अगेन कि जो जिनके इंटरेस्ट हैं, कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, दे आर नॉट कोऑपरेटिंग. तो ये एक ओवरऑल फिगर है. तीसरा, अगर आपको ये याद रह सके, ये फैसला भी किया गया था कि हर मुल्क जो है वो अपनी अपनी
स्ट्रैटेजी बनाएगा कि हमने किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करना है। हर मुल्क अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा और ये स्ट्रैटेजी बाकायदा UNFCCC के पास सबमिट होगी और फिर हर 5 साल के बाद आप ये अपना 5 ईयर प्लान जो है वो उसको रिव्यू करोगे। जैसे कि पाकिस्तान ने पहला अपना प्लान दिया 2016 में, फिर नेक्स्ट हमने 5 साल के बाद 2021 में दोबारा दिया। तो ये NDC से मुराद है नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, NDC। चूँकि आप पढ़ेंगे इसलिए NDC लिख लें। अगर ये नहीं आपको याद होता है, बस आप चाहते कि हर मुल्क अपना 5 ईयर स्ट्रेटजी प्लान देगा तो मिनिमाइज द एमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है, अब हर COP जो भी उसके बाद से होती आई हैं हम उसको फॉलो करते हैं। और इसलिए अब मैं लेटेस्ट उस पर आता हूँ। बाकू, देखिए बाकू भी ऑयल प्रोड्यूस करता है, आज़रबाईजान। और आज़रबाईजान के जो प्रेसिडेंट है उसने भी बड़ा ही खूबसूरत बयान दिया था कि वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। उसने कहा हमने तो ऑयल नहीं कम करना, ऑयल और गैस प्रोड्यूस करनी। कहते ये तो खुदा की ब्लेसिंग है, खुदा की रहमत है, अल्लाह की रहमत है, गिफ्ट ऑफ गॉड है। मतलब उस पर इतनी क्रिटिसिज्म हुआ था, वो कहते गिफ्ट ऑफ द गॉड है, हम क्यों बंद करें। तो ये तो एटीट्यूड है। अब इस पे मुल्कों ने, मैंने कहा ना कि अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कितना डिमांड कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया है 1.3 ट्रिलियन। और वो अनफॉर्चुनेटली अभी ये फिगर जो है ना वो कलेक्ट हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ से, इनसफिशेंट। और ये ममालिक अपने कैपेसिटी नहीं रखते कि अपने आप को अडेप्ट कर सके, चेंज कर सके। दूसरा, ये कार्बन मार्केट की तरफ स्टेप्स लिए जाएंगे। कार्बन मार्केट को सिंपली आप ये समझ लीजिए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स प्रमोट किए जाएंगे जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगी, और जैसे कि सस्टेनेबल ज़्यादा होंगे, रिन्यूएबल ज़्यादा होंगे, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप ज़्यादा लगाओगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जैसे आप यूज़ करोगे, फॉरेस्ट आप ज़्यादा लगाओगे। तो ये सारे कार्बन मार्केट्स हैं कि आप इस तरह के स्टेप्स लोगे, ठीक है, कार्बन मार्केट को प्रमोट करोगे। तीसरा, अब ऑयल एंड गैस पे अगेन देयर वाज नो कंसेंसस, नो सोल्यूशन, अमेरिका वाज एब्सेंट। तो अगेन व्हाट हैज बीन द आउटकम ऑफ दीज 15 years conferences, दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। तो अनफॉर्चुनेटली राइट, ये मैंने आपको बता दिया था कि क्रिटिकल एनालिसिस कि सो फार वी हैव जस्ट डन द प्रोसीजर वर्क। कागजी कार्रवाई होती है, गप्पें लगती हैं, हॉलो स्पीचेस होती हैं, फैंसी स्पीचेस होती हैं, एंड दैट्स ऑल। एंड द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स दे स्टिल लुक ब्लीक, इनके डार्क। एंड द कंट्रीज दे आर नॉट वर्किंग वॉलंटरली टू रिड्यूस देयर एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड वी आर नॉट इवन penalizing or imposing sanctions to those countries who are still producing increased emission of carbon dioxide. So this is unfortunate that the national interest of the individual countries are more important than the global interest of saving the planet, because here we need to save the planet. We don't need to save Pakistan or India. We can't, because this is a global problem. So we have to work for the global interest, and we have to sacrifice our national, political, personal interests. And simply multinational cooperation organizations are not cooperating. Multinational corporations, जितनी भी बड़ी बड़ी organizations हैं, Apple है, IKEA है, वॉलमार्ट है, मार्क्स एंड स्पेंसर है, माइकल कोर है, गुची है, चाहे शनेल है, जो भी आपने, फोर्ड मोटर्स हैं, मर्सिडीज है, nobody is shifting to renewables and nobody is reducing their targets because they just want to mint money, as Donald Trump says. तो अब ये सूरत हाल है, और ट्रंप ने ये भी कहा है कि ड्रिलिंग बढ़ाओ। तो what do you expect from the world? And all producing countries are not cooperating. So from here, right, just think over it, prepare for the questions, and the solutions are to mitigate और अडेप्ट। तो मिटिगेशन, अडेप्टेशन, मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना। कम करना का मतलब है टेम्परेचर कम करें। टेम्परेचर कैसे कम करना है? फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करें, ठीक है। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मतलब ये है कि देखिए बारिशें तो रुकनी नहीं, फ्लड्स तो रुकने नहीं है, हीट वेव्स तो रुकनी नहीं है, हरिकेन्स तो रुकने नहीं है। तो
तो फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर लो। अभी चक्री वाले, अभी मोटरवे डूबी है, पिंडी डूबी है, डूबा है, लाहौर डूबा है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर लो, सड़कें ऊंची बनाओ, ज़्यादा अच्छी कंस्ट्रक्शन करो, घर नए तरीके के बनाओ। और जिस तरह के 22 में क्या हुआ था, सारे कच्चे मकान थे जो सिंध में जो डूब गए थे। तो आप अच्छे मुकाम पे, ऊंचे मुकाम पे और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ घर बनाओ। जैसे कि आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है बैम्बू हाउसेस, कि बैम्बू जो हैं वो क्लाइमेट फ्रेंडली हैं, तो वो घर बनाएं। तो लाइक दिस। तो और जो इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर घर, कुछ मॉडल तैयार किए गए हैं बाहर कि वो किस तरह के घर जो हैं वो बन रहे हैं जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली होंगी। वो टेम्परेचर तो आपका तो ये 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो आपके ये बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाएंगी, या आपके सारे सिस्टम, एयर कंडीशनर सारे ये कोलैप्स हो जाएंगे, आपके ब्रिजेस कोलैप्स हो जाएंगे, आपके रोड्स कोलैप्स हो जाएंगी, आपकी रेजिडेंशियल एरियाज़, कमर्शियल एरियाज, ये सब आपके रहने के काबिल नहीं होंगे। तो फिर आप उसको इमेजिन, तो उसके लिए अडेप्टेशन, मिटिगेशन मिनिमाइज, अडेप्टेशन एडजस्ट हो जाए, अडेप्ट कर लें अपने आप को कि हमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर में बनाना है। तो पाकिस्तान, अब आप खुद पढ़ेंगे, मैं उस पर पॉइंट्स आपको दे देता हूँ। तो पाकिस्तान के हवाले से एक तो ये है कि पाकिस्तान बहुत इफ़ेक्टिव है। हमारे यहाँ 28 फ्लड अब तक आ चुके हैं हर साल। आप देख रहे हो जो इम्पैक्ट आ रहा है, वो स्टोरीज़ मैंने आपको दिखा दी थी, उनको रिकॉल करें। अच्छा, और फिर ये पाकिस्तान का ये जो फ्लड है, इससे जितनी डेवस्टेशन हुई थी, ये स्टोरी मैंने आपको दिखा दी थी। अब ये बेसिस है कि हम कि हाउ मच वी आर सफरिंग। तो आप जो सफ़र कर रहे हैं, ये हर साल जो फ्लड्स आ रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग द मनी विच वॉज कमिटेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज़। एक तो वो बात है। दूसरा, पिछले 2 साल पहले एक COP पे एक नया फंड क्रिएट करने की बात हुई थी, और वो क्या था, लॉस एंड डैमेज फंड। एक तो वो फंड था ना 100 बिलियन वाला, ठीक है, जो 1.3 पे चला गया, वो तो मिलेगा सबको। एक नया फंड क्रिएट किया गया जिसका नाम है लॉस एंड डैमेज फंड, कि जो ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, जैसे पाकिस्तान है, उसको एडिशनल फंड दिए जाएंगे, उसके लॉसेस इसमें से पूरे किए जाएंगे। तो पाकिस्तान रिसीव्स वेरी लिटिल अमाउंट इंटरनेशनली। इवन वी आर सो फार लॉस एंड डैमेज फंड भी फंक्शनल नहीं हुआ, वो 1.3 ट्रिलियन जो मांग रहे हैं वो भी नहीं हो रहे। और हमें हर साल कितने पैसे चाहिए, 7 से 14 बिलियन डॉलर चाहिए आपको। और हमने क्लाइमेट एक्शन प्लान अपना दे दिया है। 2030 में हमने कहा हम 3 काम करेंगे। हम 50% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करेंगे, ये सब झूठ है। 60% रिन्यूएबल गाड़ियों पे आ जाएंगे 30 तक, ये भी झूठ। रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाएंगे, और 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ जाएंगे। तो हम ये प्लान देते हैं लेकिन अमल शमल थोड़ी करते हैं, हमारे यही मसले हैं। अच्छा, फिर ये है, हमने अपनी ये क्लाइमेट पॉलिसी भी दी है। ये आपको सवाल भी आया था, नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी। इसमें वही है कि ये जो 3 बातें तो ये जो हमने करनी है, ये है फॉरेस्ट पॉलिसी है, वाटर पॉलिसी है, उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी पॉलिसी है, आपकी फूड पॉलिसी है। तो सारे डिपार्टमेंट्स ने, इसका मतलब है मिलके काम करना है। फूड डिपार्टमेंट ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, क्लाइमेट डिपार्टमेंट ने, कोऑर्डिनेशन ही हमारी कोई नहीं है। और सिर्फ ये आपने जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, अगर फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई है, वाटर पॉलिसी बनाई है, यू नीड फंड फॉर एवरीथिंग एंड यू डोंट हैव। इसका मतलब है कि आप सोच सकते हो कि वे डू यू स्टैंड। फाइनली 1-2 प्राइवेट प्रोग्राम भी चल रहे हैं गवर्नमेंट के अलावा, जैसे ये लिविंग इंडस प्रोग्राम है UN की फंडिंग से, कि ये सस्टेनेबल एरियाज डेवलप करना, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो कि डैमेज को कंट्रोल करे। फिर इसी तरह का एक सिमिलर प्रोग्राम है दी रिचार्ज पाकिस्तान, और एक डॉन जो मीडिया ग्रुप है उसके कोऑपरेशन से एक ब्रीथ पाकिस्तान प्रोग्राम चल रहा है। बट द थिंग इज़ कि वी डोंट हैव फंड्स। एक तो ये बात है, इंटरनेशनल फंडिंग भी कम हो रही है। दूसरा ये है कि बजट में हमारे हर साल प्रेशर होता है कि अब आप इसके पैसे बढ़ाओ, क्योंकि क्लाइमेट
डैमेजेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमने वहाँ भी डंडी मारी है, जितने पैसे मांगे थे वो फिर नहीं दिए और मज़ीद काट दिए। हमारा ग्लोबल जो एनुअल बजट है ना, वो हमने मेरा ख्याल है $227 मिलियन 207 बिलियन मांगे थे, ये मांगे थे 3.5 बिलियन रुपए, तो हमने वो बजाय वो देने के और कम कर दिए। तो फिर हमारे ख्वाब कहाँ से पूरे होने। इसलिए चैलेंजेस हमारे क्या हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, फंड नहीं है, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल फंडिंग है। उसके बाद अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनसफिशिएंट फंडिंग क्या हैं, अल्टरनेटिव सोर्सेज क्या हैं, हमें क्या करना होगा। और ज़रा सोचिए पाकिस्तान 2050 में कहाँ होगा। तो इस पे भी मैं एक टॉक दे चुका हूँ, तो कि पता नहीं हम होंगे भी कि नहीं होंगे। हमें इंडिया नहीं मारेगा, हमें क्लाइमेट मारेगा। सो दिस इज़ ऑल।